वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। एक रात बैठा मैं अपना कुछ काम कर रहा था। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त था। उसने कहा, यार मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम जादू टोना और अमल वगैरह करते हो। मेरी भतीजी बहुत बीमार है, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, तुम सुबह आ जाओ। उसने कहा नहीं भाई, मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो कुछ रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने हैरानी से उससे कहा, अभी? उसने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने थोड़ा सोचकर उससे कहा, ठीक है यार, तुम्हारी बात है, तुम आ सकते हो। वो कार लेकर आया और मैं रात ही में उसकी कार में बैठकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद हमें एक बड़ी कोठी दिखाई दी। हमने हॉर्न बजाया तो हमारी हॉर्न की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। उसमें से एक बूढ़े बाबा बाहर निकले और हमें अंदर लेकर गए। मुझे देखकर घर के सारे लोग जमा हो गए। चाय नाश्ता लगाया गया। नाश्ता के दौरान उस बूढ़े बाबा ने बताया, मेरी पोती जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी, बचपन में क्लास में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आती थी। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है। न किसी से बात करती है, कोई खाना देता है तो खा लेती है, वरना कुछ नहीं। हम लोग उसको देखकर बहुत परेशान हैं। अभी 2 साल पहले की ही बात है। वो घर में बहुत ज़्यादा हंसती खेलती थी, हर एक से बात करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोगों को लगने लगा कि कुछ खामोश सी हो गई है वो। उस बच्ची के बाप ने कहा कि हमने उसकी अम्मी से कहा था कि तुम पूछो कि उसको क्या हो गया है, इतना खामोश क्यों रहती है। जब उससे पूछा गया तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है। रात में जब भी कोई उसके कमरे में जाता है तो उसे जागता हुआ ही पाता है। उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। हमने उससे बहुत से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए बहुत परेशान होकर आज आपको बुलवाया है। अगर आप हमारी बच्ची को सही कर दें तो आपका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लड़की की माँ ने रोते हुए कहा। हम जब भी उसे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं तो वो फ़ौरन चलने के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन आज तक इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह 2 साल गुज़र गए हैं और अभी भी उसकी यही हालत है। अब हमको लगने लगा है कि उसके ऊपर कुछ भूतों जन्नातों का असर है, क्योंकि जब भी उसके कमरे में कोई जाता है तो उसको सामने कपड़े की अलमारी की तरफ देखकर हंसता हुआ पाता है, मगर आने वाले को देखकर वो खामोश हो जाती है। बहुत से लोग ने आकर इसका जादू और तावीज़ से इलाज किया, मगर वो सही नहीं हुई। जो भी आते हैं वो बताते हैं कि इसके ऊपर कुछ जादू का असर है। अब जब भी उसके कमरे में कोई जाता है तो उसे घुटनों में मुंह छुपाकर आंसू बहाते हुए ही देखता है। मैंने एक कागज़ कलम मंगवाया और उसी बच्ची का हिसाब निकाला तो उसके ऊपर कोई बीमारी थी ही नहीं, ना ही जादू टोना का कोई असर था, बल्कि उसके ऊपर जिन्नातों का असर लग रहा था। मैंने घर वालों से कहा, क्या आप मुझे बच्ची के कमरे तक ले जा सकते हैं? तो बच्ची के पापा और दादा मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे पहुँचे। उसके पापा ने कमरे के अंदर दाखिल होकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आ गया। मेरी नज़र बेड पर पड़ी घुटनों में मुंह छुपाए बैठी लड़की पर पड़ी। मैंने उसको सलाम किया तो लड़की ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और वो अदब से सीधी होकर बैठ गई। मैंने सोफ़े पर बैठते हुए उससे कहा, बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि मैं तुमको बता सकूँ कि तुमको कुछ बीमारी लग गई है। 2 साल से तुम अपने घर वालों से अलग रहती हो, इसलिए तुम्हारे घर वाले भी बहुत परेशान हैं। मुझे तो लगता है कि तुम खुद भी परेशान हो। जब मैंने ये बात कही तो उसने जवाब दिया, अंकल आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों परेशान हूँ और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारी उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूँ तो क्या तुम मुझे फिर अपना पूरा हाल बताओगी? उसने कहा, ठीक है जी, मैं बता दूँगी।
उस लड़की के पापा और दादा खामोश बैठे हम लोगों की बातें सुन रहे थे। मैंने कहा, बेटा, आपको ना तो कोई बीमारी है और ना ही किसी जादू का असर है, बल्कि असल बात तो ये है कि तुम्हें ऐसी कोई आत्मा या जिन्नात देख लिया है जिसे तुम भूल नहीं पा रही हो। मेरी बात सुनते ही वो लड़की चौंक गई और रोने लगी। मैंने उससे कहा, बेटा, मैं उसी वक्त तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ जब तुम मुझे अपनी सारी बात बताओगी। लड़की ने बताया, एक दिन मैं स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस आई तो घर वालों से मिलकर मैं अपने कमरे में आ गई और अपना सामान रखने लगी। अचानक मुझे कमरे में बहुत प्यारी सी और बहुत अच्छी खुशबू महसूस हुई। मैं हैरान हो गई थी कि खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर किसी ने कोई परफ्यूम लगाया होगा की खुशबू मेरे कमरे में आ रही है। थोड़ी देर के बाद वो खुशबू आना बंद हो गई। मैं अपने बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। फिर सोने लगी। शाम को अम्मी मेरे कमरे में आई मुझे उठाने के लिए। मैं फ़्रेश होकर कमरे से बाहर गई। अपने भाई से पूछा, तुमने आज कौन सा परफ्यूम लगाया था? उसने कहा, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया। मैंने दादाजी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं बेटा, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना खाकर मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और मैंने अपनी अलमारी खोली और अपना कपड़ा बैग से निकालकर अलमारी में रखने लगी। अचानक मुझे दोबारा फिर से वही खुशबू कमरे में फैलती हुई महसूस हुई। मैं हैरान थी कि आखिर खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं बता भी नहीं सकती। अपने बेड पर बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर बसा लूं। थोड़ी देर के बाद खुशबू आना बंद हो गई। मैं उठी और मैंने अपने अलमारी को दोबारा सैतना शुरू कर दिया। कपड़ा रखकर मैं जब वापस मुड़ी तो मेरे नज़र बेड पर पड़ा जहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था। उस कागज़ में लिखा हुआ था सलाम। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया। मैंने उसे कमरे में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर के बाद मैं अपने कामों में लगी रही और फिर सो गई। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मेरी आँख खुली। मैंने करवट बदली। मेरा हाथ एक कागज़ पे पड़ा। मैंने उठाकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। उस पर लिखा था कि तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया और उसे बेकार समझकर डस्टबिन में डाल दिया। ये पढ़कर मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इस दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मुझे वह खुशबू फिर से महसूस होने लगी। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब सा था। मेरी नज़र अपने पैरों की तरफ पड़ी तो वहाँ पर एक कागज़ पड़ा हुआ था। मैंने उसको उठाया। उसमें लिखा था, सारी चीज़ें जो तुमको परेशान कर रही हैं, मैं तुमको परेशान करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब का कमरा से डर के भाग चुका होता, मगर उस खुशबू ने मेरे दिल दिमाग को अपने काबू में कर लिया था। मुझे वह खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैंने कहा, आप कौन हैं? इतना कहना था कि मेरे गोद में एक कागज़ आकर गिरा। उस पर लिखा हुआ था, तुम्हारा गुलाम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। कागज़ मेरी झोली में आकर गिरा जिस पर लिखा था, नहीं आ सकता। मेरी उसकी बात इसी तरह पूरी रात होती रही। उसका कहना था कि वो एक जन्नात है। उसे मेरी आँखें और बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो मुझे ये कहकर चला गया कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा। जब वो चला गया तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। फिर वो 2 दिनों तक नहीं आया। मैं उस 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रही। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन के बाद फिर से मेरे कमरे में खुशबू फैली। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। मैं उससे बात करती रही। मेरे हर सवालों का जवाब मुझे कागज़ में ही लिखा हुआ मिलता रहा। मैं उससे एक ही ज़िद करती रहती कि मुझे आपको देखना है और इस पर मुझे हमेशा कागज़ में एक ही जवाब मिलता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस लड़की से वो कागज़ लाने को कहा जिसमें जिन ने उसको अपने पैगाम लिखकर दिए थे। लड़की ने अपने अलमारी खोलकर
उस कागज़ को लाकर मेरे सामने बढ़ा दिया। पूरा कमरा एक अजीब सी खुशबू से महक उठा। मैं क्या बताऊं, वो कितनी खूबसूरत और अच्छी खुशबू थी जो उस कागज़ से आ रही थी। मैंने वो कागज़ खोलकर पढ़ा। उसमें वही सब कुछ लिखा हुआ था जो उस लड़की ने अभी हम सबको बताया था। मैंने वो कागज़ लपेटकर उस लड़की को वापस दे दिया और फिर उस लड़की से कहा कि बेटा, इस मसले से एक ही हल है कि आप इन तमाम चीज़ों को बचपन की एक हसीन याद समझकर भूल जाओ और फिर से अपनी उसी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाओ। कुछ दिनों बाद तक मैंने उस बच्ची का जादू ताबीज़ से इलाज किया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे उस बच्ची की कॉल आई थी कि वो मुझे बता रही थी कि अंकल, आज मैं अपने अब्बू के साथ नहर पर गई थी और मैंने वहाँ कागज़ नहर में बहा दिया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब उस लड़की की शादी हो चुकी है, वो अपने पति के साथ बहुत खुश ही ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि आज तक मैं वो खुशबू नहीं भूल पाया हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊँगा।